Hello everyone, welcome to Civil 707 BU and today I'm going to do third part of Transportation Engineering paper 2022 फिफ्थ सेमेस्टर। हमने सिक्स्थ क्वेश्चन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि कंपेयर टार एंड बिटुमिन, मतलब टार और बिटुमिन को कंपेयर करना है। ठीक है, तो हमने इसमें टेबल बना लिया। ठीक है, अगर कंपेयर करने की बात करें तो टेबल बना के सॉल्व करना, टीचर नंबर देता है। अगर नहीं भी बनाते हो कोई बात नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर टार, फिर बिटुमिन लिख लिया। ठीक, पहला लिख लिया सोर्स कि कहाँ से हम लोग को मिलता है ये। ठीक है, तो टार जो होता है डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल लाइक वुड और कोल, मतलब वुड और कोल से जो हमको टार मिलता है। ठीक, और वही बिटुमिन की बात करें तो ऑब्टेन फ्रॉम क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, मतलब जब हम ऑयल की रिफाइनिंग करते हैं, क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करते हैं तो उससे हमको जो है बिटुमिन मिलता है। नेक्स्ट है कि स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे जो है टार और बिटुमिन किस स्टेट में रहता है, किस अवस्था में रहता है। तो टार जो है टिपिकली सॉलिड, मतलब लगभग सॉलिड ही होता है। और बिटुमिन की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर जो होता है थिक विस्कस लिक्विड, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन इसकी विस्कोसिटी काफ़ी हाई होती है। आई होप कि आपको विस्कोसिटी पता होगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट कलर। तो आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट सिमिलर लगता है। ठीक है, बोल रहा है कि टार का कलर जो होता है डार्क ब्लैक और ब्राउन होता है। ठीक है, वही अगर बिटुमिन की बात करें तो डार्क ब्राउन टू नियरली ब्लैक होता है। ठीक, नेक्स्ट है यूजेस, किसका यूज कहाँ आता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। टार का जो यूज होता था हिस्टोरिकली यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन बट लार्जली रिप्लेस्ड बाय बिटुमिन, मतलब पहले जो है ये रोड कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज होता था, लेकिन अभी के समय में जो है अब टार की जगह पे हम बिटुमिन का यूज करते हैं, जैसा कि आप देखते होंगे। और बिटुमिन रोड पढ़ा भी होगा आपने। बिटुमिन में क्या है इसका यूज कि वाइडली यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन, रूफिंग एंड वाटर प्रूफिंग, मतलब रूफिंग में वाटर प्रूफिंग के लिए या फिर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए है अभी जो बिटुमिन यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका। ठीक, तो टार का जो है टार कैन हैव इन्वायरमेंटल कंसर्न ड्यू टू प्रोडक्शन फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब बताओ, कोल तो नॉन रिन्यूएबल है ना, कोल तो नॉन रिन्यूएबल है ना, तो इसका जो है इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि एक बार ये ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा वो रिन्यू नहीं हो सकता है। ठीक, यूज हो जाने के बाद। वही अगर बिटुमिन की बात करें तो बिटुमिन डिराइव्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल, मतलब क्रूड ऑयल से डिराइव करते हैं। तो ये एक टॉपिक बन सकता है डिस्कशन के लिए कि क्रूड ऑयल की वजह से जो है आपका कार्बन इमिट होता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब पार्ट में आता है क्योंकि वो क्रूड ऑयल का काम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है। तो टार जो होता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके मिक्सचर्स को टार होता है, मतलब टार बनता है, टार फॉर्म होते हैं। ठीक है, वही अगर बिटुमिन की बात करें तो अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विथ एस्फाल्टीन एंड माल्टीन कंपोनेंट्स। ठीक है, इसको एक बात और कि बिटुमिन को जो है एस्फाल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। Now question number 7b and in it mention that list the various tests carried out on bitumen, मतलब बिटुमिन पे जो है वेरियस टेस्ट जो है उसको बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखना है क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन जो है 7 नंबर का है। ठीक है, तो 2 पेज इनफ होता है 7 नंबर के लिए। लिखे हैं कि वेरियस टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन बिटुमिन टू एसेस इट्स क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। हियर आर सेवरल इंपॉर्टेंट टेस्ट, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है हमने मेंशन किया, हमने सारे टेस्ट को मेंशन नहीं किया है। ठीक, तो पेनिट्रेशन टेस्ट पहला है। पेनिट्रेशन टेस्ट में होता है कि इसका पर्पस क्या होता है। ब्लर क्यों हो रहा है। मेजर्स द हार्डनेस और कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिन, मतलब हम पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं कि जो हमारा बिटुमिन का जो है हार्डनेस क्या है और कंसिस्टेंसी क्या है। ठीक, ये देखने के लिए। तो इसको कैसे करते हैं, तो इसमें जो है पेनिट्रेशन करने के लिए क्या चाहिए, एक नीडल चाहिए। नीडल को जो है पेनिट्रेट कितना कर रहा है ये देखते हैं। ठीक, तो इन्वॉल्व्स मेजरिंग द डेप्थ टू विच अ स्टैंडर्ड नीडल पेनिट्रेट्स द बिटुमिन सैंपल अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब कुछ कंडीशन गिवन होते हैं उसमें अगर आप नीडल को अगर पेनिट्रेट करके देखोगे कि कितना स्पेसिफिक मतलब कितना पेनिट्रेट कर पा रहा है। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। सॉफ्टनिंग ऐसा नाम से ही बता रहा है, सॉफ्टनिंग, सॉफ्ट। ठीक, तो इसका पर्पस क्या होता है, तो डिटरमाइंस द टेम्परेचर एट विच बिटुमिन सॉफ्ट, मतलब बिटुमिन जो है कब सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, किस टेम्परेचर पे, तो हमें बताना है। तो इसको निकालने का प्रोसीजर क्या है
कि हीटिंग बिटुमिन सैंपल इन अ ब्रास रिंग, ठीक है, ब्रास रिंग होता है उसमें जो है रखना होता है हमें बिटुमिन सैंपल को, ठीक, एंड नोटिंग द टेम्परेचर एट विच इट सॉफ्टेंस इनफ टू अलाउ द रिंग टू फॉल स्पेसिफाइड डिस्टेंस, मतलब कितना टेम्परेचर पे जो है वो स्पेसिफाइड डिस्टेंस में जो है फॉल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डक्टिलिटी टेस्ट। डक्टिलिटी टेस्ट का पर्पस क्या होता है, तो स्ट्रेच या फिर डक्टिलिटी निकालने का बिटुमिन का, कितना वो स्ट्रेच हो सकता है या फिर कितना वो डक्टाइल है, ठीक। तो प्रोसीजर क्या है इसका कि मेजर्स द डिस्टेंस अ स्टैंडर्ड बिटुमिन सैंपल कैन बी स्ट्रेच बिफोर कोलिजन, मतलब आप मान लो ये बिटुमिन है तो उसको कितना स्ट्रेच कर पा रहे हो कोलिजन से पहले, ठीक है। तो वही हो जाता है आपका और वो भी एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, क्योंकि हमको अभी पता चल गया है कि बिटुमिन जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ वो सॉफ्टन हो जाता है, ठीक है। तो एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे जो है बिटुमिन कितना स्ट्रेच हो पा रहा है वही हो जाता है हमारा डक्टिलिटी टेस्ट, ठीक। नेक्स्ट वन है फ्लैश पॉइंट टेस्ट। अब फ्लैश पॉइंट जैसा कि नाम से लग रहा है फ्लैश, जलने से रिलेटेड कुछ होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, पर्पस determines the lowest temperature at which bitumen gives off vapor that can momentarily ignite the presence of a flame, ठीक है। तो फ्लेम के बारे में बता रहा है। प्रोसीजर क्या होता है इसका कि इन्वॉल्व्स हीटिंग अ बिटुमिन सैंपल एंड अप्लाइंग अ फ्लेम टू इट्स वेपर टू ऑब्जर्व, मतलब किसी भी बिटुमिन सैंपल को आप हीट करते हो, ठीक है, और फ्लेम का जो वेपर होता है इसका अप्लाई करते हो तो ऑब्जर्व क्या होता है, ये रहा, ऑब्जर्व इफ इट इज कैचेज फायर, मतलब कि वो आग पकड़ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा टेस्ट। तो लिखते हैं कि दिस टेस्ट प्रोवाइड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल एंड लॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमिन, हेल्पिंग इन सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ग्रेड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन इन द रोड कंस्ट्रक्शन, रूफिंग एंड अदर इंडस्ट्रीज। तो हमने पूरा टेस्ट किया क्यों, क्योंकि हमें जो है एग्रीगेट बिटुमिन का जो हमको प्रॉपर्टी जानना था कि उसका प्रॉपर्टी कैसा है और उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उसका डिफरेंट पर्पसेस में यूज कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से भी लैंग्वेज बना के लिख सकते हो कि हाँ हमको क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी कि हम टेस्ट करें, हम बिना टेस्ट के भी तो यूज कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें आप थ्योरी में भर के लिखो भाई, थ्योरी लिखो भर के, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7C, अच्छा ये 7 नंबर का क्वेश्चन नहीं था इसलिए शायद हमने इसको शॉर्ट में एक पेज इधर और ये थोड़ा सा मेंशन किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद 5 नंबर के आसपास का था, 5 नंबर से कम का ही होगा, 3 क्वेश्चन थे 7 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट टू बी यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो पेमेंट कंस्ट्रक्शन में जो डिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है एग्रीगेट की वो इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हमने इसको जो है पहले पेमेंट के टाइप पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि कौन कौन से पेमेंट टाइप होते हैं और उसमें क्या क्या डिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो पहला हमने लिया है, अच्छा चलो कुछ लैंग्वेज लिखे हुए हैं वो पढ़ लेते हैं। डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट्स फॉर पेमेंट कंस्ट्रक्शन वेरी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पेमेंट, मतलब टाइप ऑफ पेमेंट पे एंड इंटेंडेड यूज कि उसका यूज क्या है, किस इंटेंशन है, क्या इंटेंशन है, मतलब हर हियर आर की प्रॉपर्टी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट के लिए हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी का यूज किया है, ठीक है, कि क्या क्या होना चाहिए बताया है, एक्सप्लेन किया है। तो पहला हमारा फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट्स, आप पॉइंट बना के एग्जाम में लिखना, काफ़ी अच्छा अपीयरेंस आता है और टीचर को इजीली अंडरस्टैंडिंग भी होता है, ठीक है। तो जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे और ऐसे भी टीचर उतना सही से चेक नहीं करता है तो आपका नंबर अच्छा खासा आ जाएगा अगर आप अच्छे से लिख रहे हो तो फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए, तो पार्टिकल शेप एंड सरफेस टेक्सचर, ठीक है। तो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज की क्या है कि एंगुलर एंड रफ पार्टिकल्स इनहेंस इंटरलॉकिंग एंड प्रोवाइड बेटर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो रफनेस रहेगा और एंगुलर शेप में रहेगा, तो इससे जो है अच्छा जो है इंटरलॉकिंग होगा आपस में जो भी होंगे पार्टिकल्स उनके बीच में, ठीक है। और स्टेबिलिटी इससे इंक्रीज करेगी, क्योंकि अगर वो इंटरलॉकिंग अच्छा होता है सेटल डाउन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मतलब होता है कितना अच्छे से वो ग्रेडेड है, ठीक है। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट विथ वेराइटी ऑफ पार्टिकल साइजेस इंश्योर प्रॉपर पैकिंग इम्प्रूविंग द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ एस्फाल्ट मिक्स। एस्फाल्ट मतलब मैंने आपको बताया था बिटुमिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट जो होता है अगर वो डिफरेंट वेराइटीज़ के होंगे तो इससे क्या होगा कि जो गैप में होंगे ना वो भी फिल होंगे, ठीक है। और जब गैप अच्छे से फिल होंगे तो पैकिंग अच्छी होगी, तो उससे क्या होगा ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है बढ़ेगा हमारे रोड का, ठीक है, पेवमेंट का। नेक्स्ट आता है क्लीनिनेस। तो क्लीन अगर आपका रहेगा
क्या बोलते हैं, एग्रीगेट तो अच्छा होता है। देखो क्यों अच्छा होता है, एग्रीगेट शुड बी फ्री फ्रॉम क्ले, सिल्ट और ऑर्गेनिक मैटर, इंश्योरिंग गुड एडेशन विथ बिटुमिन। जब हम बिटुमिन का यूज करेंगे एग्रीगेट के साथ में तो क्या होता है, बॉन्डिंग बनता है, बॉन्ड बनता है तभी तो रोड सॉलिड होता है ना। तो एग्रीगेट और बिटुमिन में जब अच्छा बॉन्ड बनाना होता है तो क्ले और सिल्ट उसमें नहीं होना चाहिए, और ऑर्गेनिक मैटर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर होने से क्या होता है, ये टाइम के साथ जो है सूख जाते हैं, गल जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे वॉइड क्रिएट हो जाएगा, तो वो रोड जो है अच्छे से पैकिंग नहीं होगा, पैकिंग नहीं होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो रोड धंस जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपका क्लीनिनेस जरूरी है। उसके बाद आता है स्ट्रेंथ। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज की क्या होती है, तो हाई रेसिस्टेंस टू क्रशिंग एंड वियर कंट्रीब्यूट टू ड्यूरेबिलिटी ऑफ द पेमेंट, कि जितना अगर अच्छा उसका हाई रेसिस्टेंस है, क्रशिंग और वेयरिंग कंट्रीब्यूट टू द ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। आई होप कि समझ रहे होगे आप कि हाई रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, ठीक है। क्रशिंग को ज़्यादा झेल सकता है वो, ठीक है, और वेयरिंग जो होता है उस कंट्रीब्यूट करता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ द पेमेंट, मतलब इन दोनों से पेमेंट का जो है ड्यूरेशन इंक्रीज करता है, वो काफ़ी लंबे टाइम तक अच्छे से रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिजिड पेमेंट के लिए, ठीक है, फॉर रिजिड पेमेंट पार्टिकल शेप इसमें भी है पहला, ठीक। तो पार्टिकल शेप कौन सा होगा इसमें, रिजिड पेमेंट मतलब समझ रहे हो ना, जो सीमेंट कंक्रीट का बना होता है, ठीक है, तो ये हो जाता है रिजिड पेमेंट। पार्टिकल शेप इसमें देखते हैं तो डिजायरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसकी कि राउंडेड और क्यूबिकल पार्टिकल्स आर प्रेफर्ड फॉर कंक्रीट मिक्सचर, ठीक है, प्रोमोटिंग वर्केबिलिटी एंड रिड्यूसिंग वॉइड्स। अब वर्केबिलिटी क्या होती है कि जब आप किसी भी सीमेंट कंक्रीट को अच्छे से जब आप यूज कर पाते हो, इजिली अगर आप प्लेस कर पा रहे हो, अब ऐसा भी नहीं हो कि वर्केबिलिटी बढ़ाने के चक्कर में हमने खूब पानी मिला दिया, अब वो सही से सेट ही नहीं हो रहा है, जहाँ पे रख रहे हैं वहाँ से इधर उधर गिर रहा है, ठीक। तो ये वर्केबिलिटी में जो है वाटर सीमेंट रेशियो बहुत इनफ मतलब इंपॉर्टेंट होता है, एंड इसकी वजह से जो है रिड्यूसिंग वॉइस कर देगा। अगर पार्टिकल शेप आपका अच्छा रहेगा तो अच्छे से पैकिंग होगा तो वॉइड्स आपका कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है साइज एंड ग्रेडिंग। तो साइज एंड ग्रेडिंग पिछले में भी था, साइज भी था। देखो इसका डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या है, तो कह रहा है यूनिफॉर्म ग्रेडेड एग्रीगेट विथ मैक्सिमम साइज सुटेबल फॉर कंक्रीट थिकनेस इंश्योर प्रॉपर मिक्स डिजाइन एंड वर्केबिलिटी। मतलब अच्छे से आपका वर्केबिलिटी हो और प्रॉपर मिक्स डिजाइन बने, इसके लिए जो है आपका सुटेबल थिकनेस होना चाहिए एग्रीगेट का, ठीक है, और यूनिफॉर्म ग्रेडेड होना चाहिए। क्लीनिनेस क्या होता है, इसमें भी वही चीज़ है, एग्रीगेट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज लाइक क्ले, सिल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये सब चीज़ें तो किसी में होनी ही नहीं चाहिए, कहीं भी होगी तो रोड में वाइड्स क्रिएट करेगी और आपका रोड सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हार्डनेस एंड एबरेशन। एबरेशन जो था वो पीछे वही था, रेसिस्टेंस कर रहा था जो पिछला में फ्लेक्सिबल पेमेंट में वही था। तो इसका डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या है कि हार्ड एंड एब्रेजन रेसिस्टेंस एग्रीगेट इनहेंस द ड्यूरेबिलिटी, इसमें भी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि सेम ही ऑफ कंक्रीट सरफेस इन रिजिड पेमेंट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, फॉर ग्रेवल रोड्स की बात करते हैं। अब ग्रेवल्स रोड आपका इतना हमें इनफ है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में 3 पार्ट है, ठीक है, 7 में, तो इतना अगर आप लिख रहे हो तो भी इनफ है। अगर इसके बाद भी लिखना है तो थोड़ा सा और मैंने लिखा है, आप भी लिख सकते हो, फॉर ग्रेवल रोड्स, ठीक है। तो इसमें पार्टिकल साइज एंड शेप क्या होना चाहिए, तो डीपी मतलब डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ऊपर सारे जगह पे मैंने डिजायरेबल प्रॉपर्टी लिखा है। वेल ग्रेडेड एंगुलर एग्रीगेट विथ गुड इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड रेसिस्टेंस टू इरोजन। अब होगा क्या, ग्रेवल जो होंगे तो वो अगर सुटेबल एंगुलर शेप के होंगे और वेल ग्रेडेड होंगे, वेल ग्रेडेड का मतलब होता है कि अच्छे से मिक्स होंगे डिफरेंट शेप्स के, तो उससे होगा क्या कि आपका इंटरलॉकिंग अच्छा होगा, वॉइड्स कम बनेंगे, खाली जगह कम होंगे उसमें, और इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इरोजन नहीं होगा, मतलब कटाव नहीं होगा उसका, ठीक है, रोड का। नेक्स्ट क्या है, तो ड्यूरेबिलिटी है। तो ड्यूरेबिलिटी की डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या है, तो रेसिस्टेंस टू वेदरिंग एंड वियर इंश्योरिंग लॉन्गर सर्विस लाइफ फॉर ग्रेवल रोड्स। मतलब ये जो होता है ड्यूरेबिलिटी में बात करें तो वेदरिंग और वियर से अगर रेसिस्टेंस होता है तो आपको ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, लॉन्गर लाइफ आपको मिलता है। नेक्स्ट है पैकिंग। तो डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, तो एग्रीगेट विथ गुड पैकिंग डेंसिटी इनहेंस लोड बेयरिंग कैपेसिटी एंड रिड्यूस रटिंग, मतलब सेटल डाउन का ही बात कर रहे हैं, ठीक। इनर्टनेस क्या होता है, तो इनर्टनेस मतलब होता है, आपने शायद 12th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, इनर्ट गैसेज जो रिएक्शन करती है, ठीक है। तो कह रहा है कि केमिकली स्टेबल एग्रीगेट दैट डू नॉट रिएक्ट विथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू रोड स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। So our next question is question number 80, in which it is mentioned that discuss the advantages and limitations of CBR method of design for flexible payment.
मतलब फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो सीबीआर मेथड यूज की जाती है उसके क्या एडवांटेज है और क्या लिमिटेशंस हैं। तो सीबीआर मेथड आप आई होप कि आपने पढ़ा होगा। सीबीआर जो है दो पैरामीटर्स में निकाला जाता है, दो डेप्थ पे 2.5 mm और 5 mm पे, ठीक है। तो दोनों के फॉर्मूले होते हैं मेंशन। तो चलो इसके बारे में देखते हैं एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो फर्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सीबीआर मेथड फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन, ठीक है। फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन में जो है सीबीआर मेथड के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो पहला एम्पेरिकल अप्रोच, ठीक है, इसका फॉर्मूला फिक्स्ड रहता है। तो कह रहा है कि द कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, सीबीआर का फुल फॉर्म होता है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, ठीक है। तो सीबीआर मेथड इज एम्पेरिकल रिलाइंग ऑन फील्ड एक्सपीरियंस, मतलब वो फील्ड एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, एंड ऑब्जर्वेशंस। दिस सिंप्लीफाइज द डिजाइन प्रोसेस मेकिंग इट्स प्रैक्टिकल एंड एडॉप्टेबल, ठीक है। मतलब वो फील्ड एक्सपीरियंस के बेसिस पे मतलब ये अप्रोच होता है, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अप्रोच होता है, इसलिए ज़्यादा जो होता है डिजाइन प्रोसेस में यूज किया जाता है और रिलेट किया जाता है कि यहाँ पर ये प्रैक्टिकल हो सकता है और एडॉप्टेबल हो सकता है। सो द नेक्स्ट वन इज सुटेबिलिटी फॉर लो वॉल्यूम रोड्स, ठीक है। मतलब लो वॉल्यूम रोड से जहाँ पे कि ट्रैफिक कम हो, ठीक है, जहाँ ट्रैफिक के लिए सुटेबल नहीं होता, क्यों नहीं होता देखते हैं। सीबीआर इज वेल सुटेड फॉर डिजाइनिंग पेमेंट ऑन लो ट्रैफिक वॉल्यूम रोड्स। इट प्रोवाइड्स अ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर दीज एप्लीकेशन, मतलब जहाँ पे लो वॉल्यूम्स मतलब लो ट्रैफिक रोड्स है, ठीक है, वहाँ पे जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि कैसे डिजाइन करना है आपको। सीबीआर एक डिजाइन मेथड है, ठीक है, डिजाइन करने के लिए रोड का जब डिजाइन करते हैं तो सीबीआर मेथड का यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ सबग्रेड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो सीबीआर हेल्प्स एसेस द स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड प्रोवाइडिंग इनसाइट इनटू द एबिलिटी टू सपोर्ट द पेमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पेमेंट के स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है, कि ओवरऑल स्ट्रेंथ कितना है, जो कि स्ट्रक्चर को कितना सपोर्ट, मतलब कितना स्ट्रेंथ है उसके पास, ओवरऑल ये बताता है। नेक्स्ट वन है कॉमनली यूज्ड डिजाइन पैरामीटर, ठीक है। तो सीबीआर इज वाइडली एक्सेप्टेड डिजाइन पैरामीटर मेकिंग इट स्टैंडर्ड मेथड फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन इन मेनी रीजन। तो इसको जो है वाइडली एक्सेप्टेड किया जाता है, सीबीआर मेथड को बहुत ज़्यादा जगह पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज एप्लीकेबिलिटी टू अनबाउंड मटेरियल्स, ठीक। तो सीबीआर इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर डिजाइनिंग पेमेंट विथ अनबाउंड मटेरियल सच एज ग्रेनुलर सॉइल्स। तो अनबाउंड मटेरियल्स के लिए जो है ये एप्लीकेबल होता है, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस ऑफ सीबीआर मेथड। तो अभी हमने देखा 5 इसका एडवांटेज, अभी हमने देखना है लिमिटेशंस ऑफ सीबीआर मेथड। तो पहला लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबल जो है बहुत इसका लिमिटेशन होता है, एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है उसमें। तो सीबीआर में नॉट सूटेड फॉर हाई ट्रैफिक वॉल्यूम, मैंने जैसा कि एडवांटेज में बताया कि लो वॉल्यूम ट्रैफिक लो वॉल्यूम रोड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो यही चीज़ हमको इसमें लिख देना लिमिटेशन कि भाई ये हाई वॉल्यूम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सीबीआर में नॉट सूटेड फॉर हाई ट्रैफिक वॉल्यूम रोड्स और हेवली लोडेड एरियाज, इट इज प्राइमरली डिजाइन फॉर लो टू मीडियम वॉल्यूम रोड्स, ओके। सो मूविंग टू सॉरी, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है सेंसिटिविटी टू मॉइस्चर कंटेंट। अब हुआ क्या कि सीबीआर वैल्यूज आर सेंसिटिव टू मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, एंड variations in water content can significantly impact the result. The sensitivity can lead to vary parameters performance pavement performance under changing weather condition. कह रहा है कि ये जो होता है सीबीआर मेथड जो होता है मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंडेंट होता है। अगर मॉइस्चर कंटेंट में वेरिएशन होते हैं तो पेमेंट के जो है स्ट्रेंथ पे भी और कंडीशंस पे भी जो है वेरिएशंस आने शुरू हो जाएंगे, पेमेंट पे परफॉर्मेंस पे जो वेरिएशन आने शुरू हो जाएंगे। अगर वेदर चेंज करता है तो पेमेंट परफॉर्मेंस भी चेंज कर सकता है, ठीक है, अल्टर कर सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट वन इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेमेंट लेयर्स। तो सीबीआर फोकस ऑन द सबग्रेड एंड इट्स एप्लीकेशन में नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पेमेंट लेयर सच एज द बेस एंड सब बेस कोर्सेज। तो होता क्या है ना कि सीबीआर मेथड में जो है हम ओवरऑल स्ट्रेंथ देखते हैं, उसमें लेयर का जो है स्ट्रेंथ हमने प्रॉपरली मेजर नहीं होता है। मतलब इसका सीबीआर मेथड का एक डिसएडवांटेज है कि हम लेयर वाइज से लेयर, एक रोड बनाए मान लो 3-4 लेयर है, ठीक। तो इसमें जो है फर्स्ट लेयर जो है मान लो कि अच्छा स्ट्रेंथ लोड ले सकता है, बट सीबीआर मेथड क्या करता है ना, ये ओवरऑल लोड बताता है, ठीक है, कि ये सबको जो है यूनिफॉर्म मान लेता है कि इसका भी इतना स्ट्रेंथ है, इसका भी इतना स्ट्रेंथ है, और सबका थिकनेस के बेसिस पे निकालता है, ठीक है, प्रॉपर्टी बेसिस पे नहीं निकालता है। तो ये उसका एक कह रहा है कि इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेमेंट लेयर, ये लेयर जो है सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। द नेक्स्ट वन इज एजम्पशन ऑफ यूनिफॉर्म सपोर्ट। तो कह रहा है कि हाँ भी जैसे मैंने बताया कि यूनिफॉर्म सपोर्ट मानता है कि हर लेयर में जो है यूनिफॉर्म सपोर्ट हो रहा है। सीबीआर एज्यूम यूनिफॉर्म सपोर्ट अक्रॉस द पेमेंट विच मे नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट एक्चुअल फील्ड कंडीशन।
वेरिएबिलिटी इन सपोर्ट कंडीशन कैन अफेक्ट पेमेंट परफॉर्मेंस। अब हुआ क्या कि इसने मान लिया कि भाई जो निचला लेयर है उसके ऊपर वाला है, उससे ऊपर वाला है, सारे का जो है यूनिफॉर्म जो है सपोर्ट है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है, बट ऐसा तो प्रैक्टिकली हुआ नहीं। तो इससे जो है हमारा पेमेंट परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है। एंड द लास्ट वन इज लिमिटेड कंसिडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब जो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं इसका कंसिडरेशन सीवीआर मेथड में हमें नहीं दिखता है। दिस मेथड डज नॉट कंप्रिहेंसिव कंसिडर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज फ्रीज थॉ साइकिल और साइक्लिक लोडिंग विच कैन इम्पैक्ट पेमेंट ड्यूरेबिलिटी। अब होता क्या है ना कि फ्रीज थॉ में होता क्या है कि जैसे पानी का जमाव हुआ, फिर वो इवोपरेट हुआ, फिर पानी का जमाव हुआ, वो फ्रीज हुआ, उसके बाद फिर वो इवोपरेट हुआ। तो इससे होता क्या है कि जो रॉक्स वगैरह होते हैं वो ब्रेक हो जाता है, जैसा कि आपने जियोलॉजी में पढ़ा होगा, वही मेथड है ये फ्रीज थॉ, ठीक। और साइक्लिक लोडिंग क्या होता है कि जैसे एक गाड़ी आ गई तो इस पर कुछ लोड लगा, फिर ये हट गया क्योंकि ये गाड़ी चली गई आगे, फिर दूसरी गाड़ी आई, तो कंटिन्यूसली जो है साइक्लिक लोडिंग लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से जो है पेमेंट पे जो है ड्यूरेबिलिटी पे जो है काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है, और इसमें जो है सीबीआर मेथड में ये कंसिडर नहीं किया गया है। So in question number 8b, it is said that discuss the critical combination of stresses due to wheel load and temperature effect। मतलब व्हील लोड की वजह से और टेम्परेचर इफेक्ट्स की वजह से जो है जो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन बनता है स्ट्रेसेस का, वो डिस्कस करना है हम लोग को, ठीक है। तो क्या लिखा हूँ कि द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस इन पेमेंट डिजाइन इज क्रूशियल कंसिडरेशन स्पेशली व्हेन अकाउंटिंग फॉर बोथ व्हील लोड एंड टेम्परेचर इफेक्ट। कि जब हम दोनों की बात करेंगे तो बहुत ही क्रूशियल हो जाता है हमारा स्ट्रेस को डिस्कस करना, ठीक है। इसको क्रूशियल बोल सकते हो। तो इसका ओवरव्यू हम लोग लेते हैं, ठीक है। हियर इज एन ओवरव्यू। पहला है व्हील लोड इफेक्ट कि व्हील लोड की वजह से क्या क्या इफेक्ट आते हैं हमारे पेमेंट पे, ठीक। तो इसमें पहला है कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड दूसरा है शियर स्ट्रेस। तो पहला देखते हैं अभी कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कहता है कि द प्राइमरी स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय व्हील लोड इज कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन द पेमेंट लेयर। मतलब जो भी व्हील होता है उसकी वजह से जो मान लो ये पेमेंट है, ठीक है, ये व्हील है, ये तो व्हील की वजह से जो लोड आएगा वो प्राइमरी लोड होता है, क्योंकि मेन जो हमारा लोड कंस्ट्रक्टर होता है वो यही लोड झेलने के लिए होता है, व्हील का लोड, ठीक। तो यही बोल रहा है कि द प्राइमरी स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय व्हील लोड इज कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन द पेमेंट लेयर्स। This stress is highest directly beneath the wheel contact area and decrease with depth। मतलब कहता है कि जिस एरिया पे ये लग रहा हो, मान लो ये व्हील है, ये यहाँ पे लग रहा है, तो इस एरिया पे जो है ना सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होगा, इसके नीचे जितना जाते जाएंगे उतना स्ट्रेस घटते चला जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है? शियर स्ट्रेस पैरेलल टू प्लेन लगता है, ठीक। तो बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस कैन अकर एट द इंटरफेस बिटवीन पेमेंट लेयर ड्यू टू व्हील लोड्स। दीज स्ट्रेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन लेयर्स। तो मान लो ये लेयर्स हैं और ये हमारा व्हीकल चल रहा है आगे की तरफ, ठीक। तो इसके दोनों के बीच में जो है ना शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक। तो वही बोल रहा है। और ये जो होता है हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय जो होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक। टेम्परेचर इफेक्ट क्या हो सकता है? तो टेम्परेचर इफेक्ट क्या हो सकता है? तो इसमें जो है पहला थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो मतलब थर्मल के साथ साथ जो है एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। सिविल वालों को तो ये मस्ट पढ़ना है, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन क्यों होता है। तो टेम्परेचर चेंजेज कॉज पेमेंट मटेरियल्स टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर टेम्परेचर में बदलाव होगा तो मटेरियल के पेमेंट मटेरियल्स में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा। दिस इंड्यूसेस टेंसाइल स्ट्रेस ड्यूरिंग एक्सपेंशन। मतलब जब एक्सपेंशन होगा तो वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस होगा, ठीक। और जब कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। कंप्रेस करेगा कोई भी चीज़ को, अगर आप कंप्रेस करोगे तो धीरे धीरे वो छोटा होगा। अगर टेम्परेचर में अगर ये क्या बोलते हैं टेंसाइल दिख रहा है तो टेंसाइल होगा, अगर टेम्परेचर की वजह से तो एक्सपेंशन होगा, कोई भी चीज़ बढ़ेगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेस आर पार्टिकुलरली क्रिटिकल एज पेमेंट आर जनरली वीकर इन टेंशन। अब देखो हमारा पेमेंट मान लो यही था, तो ये हमारा डिजाइन किस लिए? लोड सहने के लिए, ये कंप्रेशन के लिए। दबाएंगे किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कंप्रेशन हो गया। तो हमारा पेमेंट जो डिजाइन था वो कंप्रेशन के लिए था, लेकिन यहाँ पे जब टेंशन लगेगा तो वो हमारा क्रिटिकल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन बोल रहा है डिफरेंशियल थर्मल मोमेंट, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या कि टेम्परेचर वेरिएशन कैन लीड टू डिफरेंशियल थर्मल मोमेंट। मतलब थर्मल मोमेंट का मतलब हो गया कि जब टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो हमारा मोमेंट होगा उसमें, ठीक है। एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन मतलब वही हो गया एक तरह से बिटवीन एडजेसेंट पेमेंट लेयर रिजल्टिंग इन इंटर लेयर शियर स्ट्रेस। अब हुआ कि मान लो कि भाई एक ये है, चलो ये दो लेयर है पेमेंट का, ठीक। तो हुआ क्या कि इसमें जो है आपका जो है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से मोमेंट हुआ था। ये दोनों जब मोमेंट होगा तो इन दोनों के बीच में जो है आपको फोर्स लगेगा, ठीक है, स्ट्रेस जनरेट होगा, जिसको शियर स्ट्रेस बोलेंगे, इंटर लेयर शियर स्ट्रेस, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं। तो नेक्स्ट वन है हमारा क्रिटिकल कॉम्बिनेशन। हमको मेनली यही डिफाइन करना था, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन, ठीक। तो इसके लिए हमको दो था, थर्मल था और
एक था हमारा क्या, व्हील लोड। ठीक, सॉरी फोकस हो गया। चलो तो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन में देखते हैं क्या है। तो बोल रहा है पहला फेटिग्यू कंसिडरेशन। फेटिग्यू कंसिडरेशन में क्या है कि द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन अराइजेज व्हेन साइक्लिक लोडिंग फ्रॉम व्हील ट्रैफिक इज कंबाइंड विथ टेम्परेचर। मतलब जब टेम्परेचर के जो इंड्यूस्ड होगा, तो चलो टेम्परेचर और साइक्लिक लोडिंग की वजह से जब कॉम्बिनेशन बनेगा उसको क्रिटिकल कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। ठीक, दिस सिनेरियो इज क्रूशियल इन फेटिग्यू फेलियर एनालिसिस एट फेटिग्यू फेलियर एनालिसिस के लिए कॉम्बिनेशन बहुत क्रूशियल होता है, एज इट अकाउंट्स फॉर द रिपीटेटिव लोडिंग साइकिल्स एंड थर्मल इफेक्ट्स। अब देखो टेम्परेचर की वजह से तो थर्मल इफेक्ट आ गया, और तुम्हारा साइक्लिक लोडिंग की वजह से फेटिग्यू फेलियर, साइक्लिक लोडिंग तो यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन है क्रैक पोटेंशियल। ठीक, तो पेमेंट्स आर ससेप्टेबल टू क्रैकिंग व्हेन द कंबाइंड स्ट्रेस एक्सीड द मटेरियल कैपेसिटी। अब भाई जितना सहने की ताकत है उतना ही सहेगा ना, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रैकिंग डेवलप हो जाएगा। द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन हेल्प्स आइडेंटिफाई पोटेंशियल एरिया प्रोन टू फेटिग्यू और थर्मल क्रैकिंग। मतलब जब हम क्रिटिकल कॉम्बिनेशन का एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि भैया कहाँ पे जो है हमारा फेटिग्यू फेलियर हो सकता है या फिर थर्मल क्रैकिंग हो सकता है। तो अगर हम इसका अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रोड का एरिया जो है वो वीक है। ठीक है, इसके बाद एक और होता है लेयर इंटरफेस स्ट्रेस। ठीक है, तो ये लास्ट है, देखते हैं। तो इसमें क्या है, बोल रहा है कि इट इज इसेंशियल टू कंसीडर द स्ट्रेस एट द इंटरफेस बिटवीन पेवमेंट लेयर्स। ठीक है, पेवमेंट लेयर्स के बीच में जो है हमारा स्ट्रेस लगेगा उसको बोल रहा है ये। द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हील लोड्स एंड टेम्परेचर इंड्यूस स्ट्रेस इन्फ्लुएंस शियर फोर्स एट दीज इंटरफेसेस। मतलब जो हमारा व्हील लोड की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा और टेम्परेचर इंड्यूस की वजह से जो स्ट्रेस लग रहा होगा, दोनों की वजह से जो है इन्फ्लुएंस होता है हमारा शियर फोर्स एट द इंटरफेस। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इससे पहले मैंने जितना भी बताया वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप कि उसको आप अच्छे से कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आया था आपका 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं।